नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और पहला कंसेप्ट जानेंगे कि वैज्ञानिकों को ये कैसे पता चला कि पृथ्वी का अक्ष लंबवत नहीं बल्कि 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। देखिए, उस समय की बात है, वैज्ञानिकों को ये पता चल गया था कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में, ठीक है, पृथ्वी के सेंटर में मेनली कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? पृथ्वी के सेंटर में, केंद्र में मेनली कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? निकल और आयरन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों को ये चीज पता थी कि जो निकल और आयरन जो हमारे एलिमेंट है, ये जो तत्व हैं, ये क्या रखते हैं? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। क्या रखते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी ये चुंबकत्व की विशेषताएं रखते हैं। ठीक है, एक चुंबक की विशेषताएं रखते हैं। चुंबक की विशेषताएं क्या होती हैं कि कोई भी चुंबक होगी हमारी, ठीक है, तो उसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। कितनी भी छोटी से छोटी चुंबक हो, इस बड़ी चुंबक को भी अगर हम मान लो इधर नीचे से छोटा सा काट भी दे रहे हैं, तो भी उस छोटी सी चुंबक का एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। फिर वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि जब पृथ्वी के केंद्र में निकल और आयरन जैसे एलिमेंट हैं, तत्व हैं, और ये एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, मतलब चुंबकत्व की विशेषता रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी के भी कहीं ना कहीं इसके नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। ठीक है, उसी को खोजने के लिए जब उस पर पृथ्वी पर खोजा गया कि पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ हैं, तब वैज्ञानिकों को पता चला। पहले वैज्ञानिक क्या सोचा करते थे कि पृथ्वी की जो, जैसे ये हमने पृथ्वी बनाई है, तो पहले वैज्ञानिक क्या सोचते थे कि पृथ्वी की जो एक्सिस है, मतलब जहां से पृथ्वी घूमती है, ये पूरी लंबवत है, परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, इसी के अराउंड पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती रहती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर इसके पोल्स खोजे इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर, तो उन्होंने पाया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, मतलब पृथ्वी का जो अक्ष हम लोग 90 डिग्री समझते थे, परपेंडिकुलर समझते थे, तो पृथ्वी परपेंडिकुलर ना होके बल्कि लंबवत से 23.5 डिग्री के कोण पर, मतलब ये क्या, ये एंगल 23 1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री के कोण पर पृथ्वी झुकी हुई है और वो रोटेट कर रही है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वैज्ञानिकों को ये कैसे पता चला था कि उनका जो पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी का जो एक्सिस है, वो 23.5 डिग्री के कोण पर क्यों झुकी हुई है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको नेक्स्ट कंसेप्ट दिख रहा होगा कि उपसौर, अपसौर, एप्सिस क्या होता है, पेरीएप्सिस क्या होता है, एपएप्सिस, हिलियन, पेरीहिलियन, एपहिलियन, ये होता क्या है। ठीक है, देखिए ये टॉपिक जो है, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट, ये थोड़ा टिपिकल रहेगा, तो इसे आप अच्छे से समझना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन एक एक करके ये जो वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्सों को हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, हम मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बीच में, इधर ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, इधर क्या है, एक हम पाथ बना दे रहे हैं ऐसा। ठीक है, और एक कोई ऑब्जेक्ट है जो बाहर है, मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट बाहर है, तो ये ऑब्जेक्ट इस अंदर वाले ऑब्जेक्ट के चक्कर लगा रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे इस पाथ पे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, दिख गया आपको? ठीक है, अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस अंदर वाले ऑब्जेक्ट के चक्कर लगा रहा है, और ये जिस पाथ पे लगा रहा है, मतलब जिस ये पाथ पे लगा रहा है, वो कौन सा पाथ है? वो है हमारा दीर्घ वृत्ताकार पाथ है। कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार पथ है ये। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं इसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वर्ड आता है एप एप्सिस। क्या मतलब एप्सिस क्या होता है, सिंपल। ठीक है, तो एप्सिस का फिनोमेना क्या होता है, पहले तो वो समझो आप लोग। ठीक है, एप्सिस क्या होता है, तो सिंपल डेफिनेशन सुनना अच्छे से। जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चक्कर लगा रहा है और वो दीर्घ वृत्ताकार पाथ ले लेता है, मतलब वो इलिप्टिकल पाथ ले लेता है, तो बाहर वाला ऑब्जेक्ट जिसके चक्कर लगा रहा है, वो कभी उसके पास में आता है तो कभी उसके दूर चला जाता है। देखो
ये ऑब्जेक्ट जब है इधर इसके पास में है, जब ये ऑब्जेक्ट चलता चलता यहाँ पे आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्जेक्ट इससे दूर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट कभी पहले वाले ऑब्जेक्ट में इससे ये पास में है तो कभी इससे दूर में जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब पास में आ रहा है और जब दूर जा रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जिसके वो चक्कर लगा रहा है, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिस बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट हमारा है पेरी एप्सिस, ठीक है, पेरी एप्सिस। अब पेरी एप्सिस क्या होता है, जब ये बाहर वाला ऑब्जेक्ट अंदर वाले ऑब्जेक्ट के पास में होता है, ठीक है, ये देखो पास में है इधर, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं पेरीएप्सिस। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पेरीएप्सिस। और जब यही बाहर वाला ऑब्जेक्ट देखो ये दूर आ गया इस अंदर वाले ऑब्जेक्ट से, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एपएप्सिस। एपएप्सिस। समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा से हम रिपीट करेंगे, पहले इन वर्ड्स को समझा लेने दो हमें ये होते क्या क्या है, ठीक है। आप वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना, ठीक है। अब हमारा वर्ड आता है हिलियन, ठीक है, ये वर्ड दिख रहा है आपको, हिलियन। अब ये हिलियन वर्ड क्या होता है, ठीक है, कौन सा वर्ड है, HELIAN, हिलियन। ठीक है, तो हिलियन क्या होता है, देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कोई दो ऑब्जेक्ट थे, ठीक है। अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा सन है सेंटर में, ठीक है, और पृथ्वी जो है वो हमारी दीर्घ वृत्ताकार पाथ में क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। मतलब ये हमारी क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, क्या है हमारी, ये अर्थ है। तो अर्थ हमारी ऐसे चक्कर लगा रही है, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है, मतलब इलिप्टिकल पाथ में किसका, सूरज का चक्कर लगा रही है। तो इस फिनोमेना को, मतलब जब पृथ्वी कभी सूरज के पास में आ रही है, यहाँ पे देखो ये पास में आ रही है, और इधर पृथ्वी आ जाएगी तो ये दूर हो जाएगी। तो पृथ्वी जब सूरज के चक्कर लगा रही है तो कभी सूरज के पास में आ रही है तो कभी सूरज के दूर जा रही है। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हिलियन बोलते हैं। अब आप कहेंगे, आपका माथा पकड़ लेगा कि सर आपने तो भी इस कंडीशन को एप्सिस बोला था। देखो वो जो एप्सिस वर्ड है वो क्या है, एक जनरलाइज्ड वर्ड है, मतलब एक नॉर्मल फिनोमेना है, सभी के लिए है वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बदल गए हैं, यहाँ पे अब सन और अर्थ के पर्सपेक्टिव पे हम लोग को बताना है, ठीक है। तो जब सन और अर्थ के पर्सपेक्टिव पे हम लोग बताएंगे तो बस यही कंसेप्ट है कि जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है दीर्घ वृत्ताकार पाथ पे, ठीक है, पथ पे या इलिप्टिकल पथ पे चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी कभी सूरज के पास में आती है तो कभी दूर जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं हिलियन, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। चलो अब आता है पेरीहिलियन। पेरीहिलियन क्या होता है, तो जब ये पृथ्वी सूरज के पास में है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन बोलते हैं, ठीक है। और जब ये पृथ्वी है, अर्थ, और जब पृथ्वी देखो यहाँ पे सूरज से दूर है काफी वो, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एपहिलियन, ठीक है। समझ में आया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस वीडियो को आप पीछे करके दोबारा से देखना तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक वर्ड आपको इंपॉर्टेंट और समझा देते हैं, ठीक है, और वो होता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है वर्ड, वो होता है पेरीजी और एपोजी। पेरीजी और एपोजी क्या होता है, अब मान लो इधर हमारा सेंटर में क्या था, इधर सेंटर में सन था, अब मान लो हम सेंटर में मान रहे हैं क्या चीज, अर्थ मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, सेंटर में अर्थ मान रहे हैं, ठीक है। और बाहर कौन है, बाहर कौन है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, जैसे ये कि हम इलिप्टिकल पाथ बना ले रहे हैं, यहाँ पे सेंटर में कौन है, यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, और बाहर कौन है, बाहर मून है, ठीक है, मून, चंद्रमा। चंद्रमा भाई पृथ्वी के चक्कर लगाता है ना, तो जब ये चंद्रमा पृथ्वी के पास में आएगा, देखो यहाँ पे पास में आ जाएगा चंद्रमा, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेरीजी। और जब चंद्रमा देखो यहाँ पे दूर है पृथ्वी से, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एपोजी। आशा करते हैं आपको ये जो जितने सारे वर्ड्स लिखे थे, ठीक है, ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम वालों को एक मिनट और बता देता हूं जिससे वो कंफ्यूज ना हो। जैसे इधर एक वर्ड लिखा है उपसौर और अपसौर, ठीक है, तो जब पृथ्वी हमारी सूरज के पास में होती है, ठीक है,
पृथ्वी हमारी सूरज के पास में कहाँ पे है, इस कंडीशन में है ना, इस कंडीशन में, एक मिनट कलर चेंज, पृथ्वी हमारी सूरज के पास में इस कंडीशन में, ये देखो सूरज के पास में है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते थे, पेरीहिलियन। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। और जब पृथ्वी हमारी सूरज से दूर होती है तो उसे इंग्लिश में एफिलियन और हिंदी में क्या बोलेंगे, उसे अपसौर। ठीक है, अब ये कंडीशन आती कब कब है, ठीक है, तो जो उपसौर वाली कंडीशन है वो उपसौर वाली कंडीशन आती है 3 जनवरी को आती है, ठीक है, और अपसौर वाली कंडीशन है वो कब आती है हमारी, वो 4 जुलाई को आती है, ठीक है। अब हम आपको अगली स्लाइड में ये बताएंगे कि ये 3 जनवरी और 4 जुलाई को ये सब चीजें आती क्यों हैं, ठीक है, ये बताएंगे आप लोगों को, ठीक। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? देखो जो चीज मैंने समझाई थी वो चीज इस डायग्राम में भी दिखा रखा है, ठीक है। ये मान लो पृथ्वी हमारी घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है, ये क्या है बाहर साइड, ये हमारी पृथ्वी है दोनों तरफ, ठीक है, पृथ्वी क्या है, ये सूरज के चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो पृथ्वी देखो यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस है, ये ज्यादा है, तो ये पृथ्वी क्या है, ये सूरज से दूर में है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जब दूर में है इस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग अपसौर हिंदी में, जिसे हम लोग बोलते हैं एफिलियन, ठीक है। और यहाँ पे पृथ्वी क्या है, इस तरफ सीधी हाथ में, यहाँ पे पृथ्वी सूरज के पास में है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पेरीहिलियन या उपसौर, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, उपसौर और अपसौर। चलिए अब आगे कंसेप्ट समझते हैं, जो मैंने ये बोला था कि 3 जनवरी को उपसौर की कंडीशन बनती है और 4 जुलाई को, या 3 या 4 जुलाई को अपसौर की कंडीशन बनती है, ये ऐसा होता क्यों है। चलो तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम से हम आपको समझाने का ये कोशिश करेंगे कि 3 जनवरी को पेरीहिलियन की कंडीशन आती क्यों है और 3 जुलाई या 4 जुलाई को एपहिलियन की कंडीशन बनती क्यों है, ठीक है। उससे पहले आप इस डायग्राम को समझने से पहले, उससे पहले मैं साइड में एक चीज समझा रहा हूं, बस आप इतना समझ लेना, ठीक है। इधर मैं क्या बना रहा हूं, इधर मैं एक अर्थ बना रहा हूं, ठीक है, पृथ्वी बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। इधर हमारा क्या है, ये सूरज है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सूरज है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, सन, सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये पृथ्वी कैसी होती है, पृथ्वी अपने एक्सिस, पृथ्वी का क्या है, 23.5 डिग्री के कोण पर पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा होगी, वो भूमध्य रेखा क्या होगी हमारी, ये भूमध्य रेखा वाले एरिया ये रहेगा, ये पूरा, ठीक है। कर्क रेखा वाला ऊपर रहता है और मकर रेखा वाला नीचे रहता है, ठीक है। तो जब सूरज की रोशनी पड़ेगी हमारी, ठीक है, तो आप ये बताओ कि सूरज की रोशनी, देखो ये जान के चलो, जिसे नहीं पता है पहले आप इतना जान लो, ये जो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होता है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, मतलब ऊपर वाला पार्ट होता है उत्तरी गोलार्ध, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नदन हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट होता है तुम्हारा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम लोग बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर इंग्लिश में। तो जब ये सूरज की रोशनी इस पे पड़ी, ठीक है, तो देखो ज्यादा रोशनी कहाँ पे पड़ रही है, ये पड़ रही है हमारे दक्षिणी गोलार्ध में, नीचे वाले पार्ट में पड़ रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे गर्मी रहेगी इस टाइम, और उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, ऊपर सर्दियां रहेंगी। बस ये कंसेप्ट आप समझ गए तो आप ये डायग्राम समझ जाएंगे। अब देखो ये डायग्राम में समझो, बीच में ये क्या है, सन है, सूरज की रोशनी, देखो ये वर्ड याद रखना, पेरीहिलियन मैंने क्या बताया था कि जब पृथ्वी सूरज के पास में होती है, एपहिलियन क्या बताया था मैंने, जब पृथ्वी सूरज से दूर होती है। अभी सिर्फ हम इन्हीं दो वर्डों को समझेंगे, एक पेरीहिलियन का ये 3 जनवरी वाला, और एक ये एपहिलियन 3 जुलाई या 4 जुलाई वाला, ठीक है। तो सूरज की रोशनी जब हमारी पड़ रही है, देखो ये ऐसी पड़ रही है सूरज की रोशनी, ठीक है, ये देखो इधर, तो ये देखो ये पृथ्वी की एक्सिस है, तो ये कहाँ पे, ये पृथ्वी के एक्सिस है, यहाँ पे क्या है, ये भूमध्य रेखा है। तो जब जब सूरज की रोशनी ऐसी जाएगी, ऐसे पड़ेगी, तो वो कहाँ पड़ रही है, वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है, नीचे पड़ रही है ये।
तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी रहेगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगी, सर्दियां रहेंगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां रहेंगी। तो जब सर्दियां रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, वो 3 जनवरी की कंडीशन, भाई 3 जनवरी को अपने यहाँ इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ती है, और भारत कहाँ पे सिचुएटेड है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अगर नहीं पता तो ये जान लो, भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए ये कंडीशन 3 जनवरी को ये वाली बनती है कि दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी पड़ती है नहीं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सर्दी पड़ती है, क्योंकि सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है। ठीक है, अब चलो दूसरा केस में क्या है, यहां पे सूरज दूर है पृथ्वी के, देखो पृथ्वी कितनी दूर है दूर। ठीक है, तो अब आप लोग दिमाग लगाएंगे, जब सूरज दूर है पृथ्वी से तो ऑब्वियस सी बात है भाई सर्दी का टाइम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सर्दी का टाइम नहीं रहता है। देखो ये अर्थ बनी है, अर्थ को अच्छे से देख लिया आपने, अर्थ की ये एक्सिस है। ठीक है, ये उसका भूमध्य रेखा है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट हो गया तुम्हारा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पार्ट हो गया तुम्हारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो जब ये सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ी तो ये देखो कहाँ पे पड़ रही है, ये सबसे पहले पड़ रही है दक्षिणी गोलार्ध, वो सॉरी ऊपर किस में पड़ रही है, ऊपर पार्ट उत्तरी गोलार्ध होता है, नदर्न हेमिस्फीयर होता है, तो ये क्या पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मी रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो भाई 3 जुलाई की डेट, 3 जुलाई को गर्मी पड़ती है हम लोग यहाँ बहुत काफी, और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है, तो 3 जुलाई की डेट हमने सही लिखी है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे ठंडी रहती है, ठंडक ठंडक रहती है, तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, यहाँ पे ठंड रहेगी, और उत्तरी गोलार्ध में हमारी सर्दियां रहेंगी, वो सॉरी गर्मियां रहेंगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया। पेरीहिलियन एपहिलियन मतलब 3 जनवरी का और 4, ये 3 या 4 जुलाई का। मैं 3 या 4 जुलाई क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फरवरी कभी कभी 29 दिन की पड़ती है, 4 साल बाद पड़ती है ना फरवरी, इसीलिए ये थी। तो पेपर में कहीं कहीं किसी किसी किताब में 3 जुलाई लिखा है, कहीं कहीं 4 जुलाई लिखा है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, 3 जनवरी और 3 जुलाई का। ठीक, चलो आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ये जितनी डेट दी गई है ना, ये 21 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, ये हम आगे की क्लास में बताएंगे आपको, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और हाँ, कल हम क्या करेंगे, कल या जब भी नेक्स्ट लेक्चर हम डालेंगे तो वो डालेंगे मोशंस ऑफ अर्थ के बारे में, पृथ्वी की गतियां, मतलब रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें समझेंगे। चलो, थैंक यू सो मच।